हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बीमीय सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, बीमीय सूत्र हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फोर्स का जो बीमीय सूत्र है वो होता है ML_T-2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताया गया था कि बीमीय सूत्र जो होता है जनरली ML और T के फॉर्म में लिखा जाता है। आधारी मात्रक आपके साथ है, वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था आपके साथ। उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं वॉच किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको ज़रूर आप वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग त्वरण का बीमीय सूत्र देखते हैं। तो फ्रेंड्स, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। एक्सेलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं त्वरण को। त्वरण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? वेग बटे समय। ठीक है, और वेग का अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें तो वो होता है LT-1 और टाइम होता है यानी कि T। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप देख सकते हैं वेग का जो बीमीय सूत्र है LT-1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया LT-1 और T से डिवाइड कर देंगे। T से डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए इस फंक्शन में m आपको नहीं दिख रहा है, द्रव्यमान है नहीं, तो द्रव्यमान का पावर 0 हो जाएगा। l आपका 1 है तो l यहाँ दे दिए। T-1 पावर ऊपर है और एक और t ऊपर चला जाएगा तो ये t हो जाएगा -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है m0L_T-2। क्लियर है? एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चाल का बीमीय सूत्र देखते हैं। चाल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड। मीटर कहने का मतलब क्या? मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का, और समय t का। LT-1 हो गया, m इसमें है ही नहीं। m कहने का मतलब कौन सा m फ्रेंड्स? द्रव्यमान नहीं है तो m का पावर 0 आ गया। ठीक है, जो वेग का बीमीय सूत्र होता है दोस्तों वही होता है चाल का भी बीमीय सूत्र। क्लियर है? हम हिंदी में ही बोल रहे हैं इसीलिए आप लोग घबराए नहीं। कुछ पेज में इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश से ना डरें, अब आपको हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ऊर्जा का देखते हैं। एनर्जी, ऊर्जा की बात करें अगर फ्रेंड्स तो ऊर्जा बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल का अभी हम लोगों ने देखा था, बल का होता है ML_T-2 और विस्थापन यानी कि लेंथ होता है उसमें, तो उसका L हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक L यहाँ है और एक L यहाँ है तो L 2 हो जाएगा, M 1 है और T-2। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य का। जो ऊर्जा का होता है वही कार्य का भी होता है। ठीक है, तो इसका भी वही होता है फोर्स गुना यानी कि बल गुना दूरी, तो इसका भी आपका ML²T-2। ये वर्क है ना फ्रेंड्स, वर्क, स्पीड यानी कि चाल, कार्य, वेग, त्वरण, बल, इन सब का पूछा जाता है एग्जाम में बीमीय सूत्र। ठीक है, मात्रक भी पूछा जाता है, ऐसा है मात्रक, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस पूछा गया था BPSC TRE 3.0 में साइंस के पेपर में 6 to 8 में बहुत ही अच्छा पेपर था और NCERT पे पैटर्न था। ये भी आपको जो बताया जा रहा है फ्रेंड्स, सारे के सारे कंसेप्ट NCERT पे बेस्ड है। और आपको अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मान के सोच के चलिए, आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद विस्थापन का देखते हैं। तो विस्थापन में सिर्फ लेंथ होता है तो यहाँ पर m 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। शक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो शक्ति होता है कार्य बटे समय। कार्य का देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, इसमें समय से एक t से भाग कर दीजिएगा तो T-2 पहले से है, एक और t ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद संवेग का देखते हैं।
मोमेंटम, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। द्रव्यमान का सिंबल m लिख दिए और वेग का अभी अभी आपको दिखाए थे L-T-1 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो mL-T-1 हो गया संवेग का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात अगर हम करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर होता है G(m1m2/r²। अब हमें चाहिए G दोस्तों, तो G बराबर निकालिएगा तो F और R मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m1 और m2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबका अलग अलग वैल्यू रख दीजिए इसमें। बल का हम लोग अभी देख चुके हैं, mL-T-2 होता है, R मतलब हो गया, क्या हो गया दोस्तों, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब होता है उसमें लेंथ होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो L का पावर 2 हो गया। डिवाइड कर दीजिए m1 इंटू m2, ये एक m यहाँ आ जाएगा, एक m यहाँ आ जाएगा। ऊपर पर एक m है, एक m तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक m ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। और उसके बाद देखिए L आपका 2 यहाँ है, एक यहाँ है, तो L का पावर हो गया 3। उसके बाद आपका T का पावर -2। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बीमीय समीकरण, ठीक है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। बीमीय समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि बीमीय समीकरण किसे कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहा जाता है, देखिए किसी दी हुई भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर समीकरण प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। किसी दी हुई भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन। बीमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। यही हो गया आपका बीमीय समीकरण, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे आयतन का अगर हम बात करें तो आयतन का जो बीमीय सूत्र होता है वो m0 L3 और T0 होता है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जो होता है उसमें तीन लेंथ होते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है, तीनों लेंथ होते हैं। उसके बाद दोनों तरफ ब्रैकेट यूज कर दिया गया तो ये बराबर हो गया, आपका समीकरण बन गया एक, ठीक है। उसी तरीके से वेग का आप देख सकते हैं, बल का देख सकते हैं, मतलब जो आप बीमीय सूत्र लिखना सीखे दोनों तरफ ब्रैकेट लगा करके, गुरु कोष्ठक लगा करके, इक्वल टू का साइन बीच में अगर हम दे देते हैं तो वही क्या हो जाता है फ्रेंड्स, समीकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए RRB NTPC और ग्रुप डी में ये कंसेप्ट पूछा गया था, समांगता का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है हायर क्लासेस का जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई टर्म ऐसा हिंदी का आता है जो समझ में नहीं आता है, और इंग्लिश उसी में आप तुरंत समझ जाइएगा, इसीलिए बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज कर दिए, ठीक है। समांगता का सिद्धांत क्या है दोस्तों, समांगता के सिद्धांत के अनुसार समीकरण के सभी पद के मात्रक एवं विमा समान होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई समीकरण आपको दिया जाता है तो उसका सॉरी फ्रेंड्स, जो बायां पक्ष होगा और दायां पक्ष, उन दोनों पक्ष में क्या होंगे, सभी पद के मात्रक भी सेम होने चाहिए और बीमा भी सेम होना चाहिए, डायमेंशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, डोंट पैनिक, आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स का, गति,
ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये इक्वेशन बताया जाएगा, v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये जो v है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक है। कौन सा वेग बोलते हैं? अंतिम वेग। और आप जो u देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। u को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रारंभिक वेग बोलते हैं, ठीक है। और a जो होता है वो आपका त्वरण होता है, और t जो होता है वो समय होता है। अब इसमें चेक करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, समानता का सिद्धांत लागू हो रहा है या नहीं। दोनों तरफ अगर मात्रक और बीमा सेम आ जाएंगे तो लागू होगा, नहीं आएंगे सेम तो लागू नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो वेग है अंतिम वेग, इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, लिख दिया गया। प्रारंभिक वेग ये भी वेग ही है तो इसका भी मात्रक वही होगा मीटर पर सेकेंड प्लस त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें शेयर किया गया है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 1 सेकेंड है, एक एक कट गया तो बचा यहाँ भी मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी है मीटर पर सेकेंड। दोनों जुट करके क्या हो गया दोस्तों? 2 मीटर पर सेकेंड, और लेफ्ट साइड में क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। यह कैसा इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी समानता का जो सिद्धांत है उसे यह फॉलो कर रहा है, ठीक है। कैसे फॉलो कर रहा है? दोनों तरफ आप यूनिट देख रहे हैं सेम है। जब यूनिट सेम है दोस्तों तो इसका बीमा भी क्या होगा? सेम होगा। दोनों तरफ यूनिट सेम आ गया तो बीमा भी सेम होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, उठ रहा होगा, सर ये 2 कहाँ गया? ठीक है, तो ये दोस्तों कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। कांस्टेंट टर्म को आपको देखना नहीं है, सिर्फ यूनिट को देखना है। 2 को हम रिप्लेस कर दिए, मीटर पर सेकेंड बायां पक्ष में भी है, मीटर पर सेकेंड दायां पक्ष में भी है। तो ये क्या हो गया आपका? दोनों का मात्रक सेम है। जब मात्रक सेम है फ्रेंड्स तो डायमेंशन डेफिनेटली सेम होगा। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब यह समानता के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। कैसा इक्वेशन हो जाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। एक और एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ये होता है, देखिए हाफ mv² बराबर लिखा गया है यहाँ पर mgh, और ये हाफ mv² किसका सूत्र होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का। किसका सूत्र होता है? गतिज ऊर्जा का। हाफ mv² किसका सूत्र होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का, ठीक है। और mgh किसका सूत्र होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का। अब दोनों तरफ क्या किया गया? देखिए, इस 1 को हटा दिया गया, कांस्टेंट टर्म है, आपको अभी अभी बताया गया था। मीटर लिख दिया गया, वेग है, वेग का मात्रक लिख दिया गया, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक होता है। अब यहाँ स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड मीटर लिख दिया गया है। ये हो गया जी, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जो h है यानी कि ऊंचाई है, इसका मात्रक मीटर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, 2 मीटर हो गया, गुना होकर मीटर स्क्वायर बनेगा, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे s² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बायां पक्ष में m बचा है, दायां पक्ष में भी m बचा है। इसका मतलब ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, समानता के समीकरण को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन। एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांध कर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र निकाले, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपसे दोलन काल का सूत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बने रहें वीडियो के आप एंड तक, इसको समझते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ले भी सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल मैथ स्कॉलर का एक टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, आप रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ से, या आप अपना पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दोलन काल के लिए सूत्र निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लिए टी बराबर के एल का पावर एक्स, जी का पावर वाई, एम का पावर जेड। ये लेंथ हो गया, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। के क्या है आपका? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, बीमाहीन जो है ये एक नियतांक मान लिया गया है के को, ठीक है। टी जो है आपका क्या है? दोलनकाल, ठीक है, टाइम पीरियड। टी जो है दोलनकाल है आपका, इसी का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या किया गया है, सब दोनों तरफ जो है बीमा का यूज़ किया गया है। ये देखिए आपका टी है, इसमें एम नहीं है, एल नहीं है, तो 0 0 लगा दिए। अब एल है तो एल पावर एक्स, जी गुरुत्वीय त्वरण का बीमा रख दिए यहाँ पे L-T-2, पावर जो है वो दे दिए। ये द्रव्यमान है तो कैपिटल एम पावर जेड, ठीक है फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज छोड़ दिए। अब इसमें क्या हो गया, ये भी एल, ये भी एल, तो दोनों का पावर जुट गया, एल का पावर एक्स प्लस वाई। उसके बाद टी का पावर -2 है तो -2y हो गया इंटू एम का पावर जेड। ऑन कंपेयरिंग दीज वी गेट, अब इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों, एल वाले को एल के साथ, टी वाले को टी के साथ, एम वाले को एम के साथ, ठीक है। चलिए एम वाले को एम के साथ कंपेयर करेंगे तो जेड का मान 0 आ गया, दोनों का बेस सेम है तो जेड का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 0। अब टी का पावर -2y को टी का पावर 1 से कंपेयर करेंगे, इधर कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो यहाँ से -2y बराबर आ गया 1, तो y बराबर आ गया -1/2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं L कंपेयर किया गया, L का पावर 0 बराबर L का पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 0, y का वैल्यू निकला हुआ है -1/2, यहाँ पर रख देंगे तो x का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है दोस्तों। अब इन सब का वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए सब का वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए 1/2 -1/2 0 रख दिया गया है, तो ये आ गया के एल का पावर 1/2, और ये हो जाएगा आपका एम का पावर 0 1 हो जाएगा, और ये जी का पावर -1/2 है, तो इसको हम क्या किए, नीचे ले आए तो प्लस बन गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों फॉर्मूला आपका तैयार है। जो दोलनकाल का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला दोस्तों? टी बराबर निकला k√L/g, ठीक है, याद रखिएगा k√L/g। आपसे दोलनकाल का सूत्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट ही, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है t बराबर k√L/g। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बने रहें आप वीडियो के एंड तक। सभी संख्यात्मक मान, अब देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है, सभी संख्यात्मक मान भिन्न यानी फ्रैक्शन, फलन जैसे sin x, cos x, e का पावर x, log x तथा आर्गुमेंट, इन सभी के ना तो मात्रक होते हैं और ना ही इनकी बीमा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है y बराबर a sin t, a की बीमा इसमें कैलकुलेट करना है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। a का हमें बीमा चाहिए तो a बराबर हम लिख सकते हैं y/sin t, इधर गुना में है, इधर आ गया भाग में। y क्या है यहाँ पर? y जो है आपका यहाँ पर विस्थापन है, ठीक है। y क्या है दोस्तों? विस्थापन है। तो विस्थापन में क्या होता है? लेंथ होता है, l हो गया, और sin t अभी अभी आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका बीमा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ y का आ जाएगा, इसका तो बीमा होता ही नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपका M0LT0, ये आंसर हो गया आपका a की बीमा निकल गया, ठीक है।
फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। एक वीडियो और होगा आपका जिसमें हम लोग ये बाकी चीज़ें शेयर कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग 2 वीडियो में जो है सिर्फ थ्योरी क्लास किए हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2 मिनट और आप वेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ हम जो पढ़े हैं क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस आपको शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पे भी और आपको कराया भी जाएगा, ठीक है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका, सही उत्तर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन जो प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स, वो मुख्य रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो मात्रक और संख्यांक दोनों इसके लिए जरूरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है आधारी मात्रक की संख्या 7 होता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। तो वेग आपका आधारी राशि नहीं है, क्योंकि वेग जो है आपका एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1 स्क्वायर मीटर बराबर क्या होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करें थर्ड नंबर की, तो डैश राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो आधारी राशियाँ वे होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है। 3 का आंसर क्या होगा, आधारी, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर देखते हैं, वेग एक डैश राशि है। तो वेग एक आपका कैसा राशि है, वेग एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है दोस्तों, कैंडेला, जिसे हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर बराबर डैश kg पर क्यूब मीटर होता है। तो 10⁻³ होता है, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल कहलाता है। और 1 पास्कल बराबर डैश होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 1 कैलोरी बराबर डैश जूल होता है लगभग दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है लगभग 4.2 जूल। क्या होता है, 4.2 जूल, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे SMS करके पूछ सकते हैं, आपका क्वेरी सॉल्व किया जाएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।